हेलो स्टूडेंट्स। ये रिक्शा की लाइफ साइकिल का पार्ट फर्स्ट हम बना चुके हैं, जिसमें कि हमने उसकी आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जननांग होते हैं, यानी कि एंथ्रीडिया जो कि मेल जननांग होता है और आर्किगोनिया जो कि फीमेल जननांग होता है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं ये देखते हैं। तो ये जो थैलस है, जैसा इसमें दिखाई दे रहा है, ये इसका वृद्धि बिंदु वाला भाग है। तो और इसकी ये जो मिड रिब या मध्य शिरा है, जहाँ पर ये कुछ गोलाकार संरचनाएं बनी हुई हैं, ये संरचनाएं जननांगों को प्रदर्शित करती हैं। इनके वृद्धि बिंदु जो होते हैं उसके पास से जननांग बनना शुरू होते हैं, और ये जननांग जो होते हैं वो एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया एक पिट या चैम्बर में धंसे रहते हैं। कुछ जातियां ऐसी होती हैं जिसमें कि एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया जो होते हैं वो दोनों ही सेम थैलस पर पाए जाते हैं। इस तरह की जो जातियां होती हैं वो द्विलिंगाश्रयी होती हैं, जैसे कि इनके एग्जाम्पल हैं रिक्सिया पठानकोटेंसिस एंड रिक्सिया गैंगेटिका। जबकि जो एक लिंगाश्रयी जाति होती हैं जिसपे केवल एंथ्रीडिया या फिर केवल आर्किगोनिया उपस्थित होते हैं, ऐसी जातियों में रिक्सिया डिस्कलर को शामिल किया जाता है। अब हम देखते हैं कि आर्किगोनिया की संरचना, मैच्योर आर्किगोनिया की जो संरचना होती है वो किस तरह की होती है। ये जो डायग्राम है ये मैच्योर आर्किगोनिया का डायग्राम है। आर्किगोनिया की जो बॉडी होती है वो पियर शेप होती है। पियर यानी कि नाशपाती के आकार की है, ऊपर की तरफ एक चोंच सी निकली हुई है और नीचे से ये फूला हुआ है। और ये आर्किगोनिया एक कोशिकीय बंधित जैकेट लेयर से कवर्ड रहती है। नीचे की तरफ इसका स्टॉक या वृंत होता है और इसके अंदर की तरफ घनाकार यानी कि क्यूब शेप की एंड्रोसाइड मदर सेल्स होती हैं, जो कि आगे चलकर एंड्रोसाइट का निर्माण करती हैं। और ये इसका पूरा चैम्बर है जिसके अंदर की ये उपस्थित हैं। ये ऊपर की तरफ एक ऑस्टियोल या पोर के द्वारा बाहर की तरफ खुलता है। अब हम देखते हैं कि एंथ्रीडिया का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से होता है। पहले हमने देखा कि एंथ्रीडिया जो है वो वृद्धि बिंदु के पास से मध्य शिरा पर बनना शुरू होते हैं, यानी कि मध्य शिरा के ऊपर वृद्धि बिंदु के पास की कोई भी कोशिका एंथ्रीडियल इनिशियल या पुंधानी प्रारंभिका के रूप में कार्य करना शुरू कर देती है। इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो सघन हो जाता है और इसका आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है और ये पेपिला की तरह बाकी कोशिकाओं से थोड़ा ऊपर की तरफ उभर के आ जाती हैं। अब इस कोशिका के अंदर एक ट्रांसवर्स विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो कोशिका का निर्माण होता है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। जो लोअर सेल होती है वो एंथ्रेडिया के निर्माण में कोई भाग नहीं लेती, ये केवल इसको आधार प्रदान करने का कार्य करती है। अब ये जो अपर सेल है इसके अंदर एक के बाद एक यानी कि 2 बार विभाजन होते हैं, जो कि ट्रांसफर विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप 4 कोशिकाओं की एक रो का निर्माण होता है। ये 4 कोशिकाएं, जिसमें से ऊपर की जो 2 कोशिकाएं होती हैं वो एंथ्रीडियल सेल्स कहलाती हैं और नीचे की जो 2 कोशिकाएं होती हैं वो स्टॉक सेल्स या वृंत कोशिका कहलाती हैं। अब इसमें एंथ्रीडियल सेल्स जो हैं इसमें एक दूसरे के समकोण पर 2 उदग्र विभाजन, अभी तक जो विभाजन हो रहे थे वो अनुप्रस्थ विभाजन थे, अब जो विभाजन होगा वो अनुदैर्घ्य विभाजन होगा। अनुदैर्घ्य विभाजन के फलस्वरूप इन 2 कोशिकाओं में 2 अनुदैर्घ्य विभाजन होते हैं और जिसके फलस्वरूप यहाँ पे 4 कोशिकाओं के 2 टायर का निर्माण हो जाता है। ये जो कोशिका है ये फाइनली इस तरह से 2 में डिवाइड हो गई। इसका पहला विभाजन तो इस कोण पर हुआ और दूसरा विभाजन इसके समकोण पर होगा, जिसके फलस्वरूप ऊपर से जब हम देखेंगे तो इस तरह की संरचना दिखाई देगी। यानी कि यहाँ पर जो 2 कोशिकाएं हैं इसके पीछे की तरफ 2 और कोशिकाएं हैं, इसी तरह से इन 2 कोशिकाओं के पीछे भी 2 और कोशिकाएं होती हैं। तो इस तरह से 4 कोशिकाओं के 2 टायर का निर्माण हो जाता है। अब हम देखेंगे कि इन 8 कोशिकाओं में
परिणतिक विभाजन होता है। परिणतिक विभाजन के फलस्वरूप क्या होगा, ये देखिए, ये प्रत्येक कोशिका जो है 1 2 3 4 और इन चारों के अंदर परिणतिक विभाजन हुआ, जिससे बाहर की तरफ एक जैकेट कोशिका का निर्माण हो जाता है। ये 4 कोशिका हमें सामने दिखाई दे रही हैं, 4 इसी के पीछे हैं और इसी तरह से ये जो 4 वॉल कोशिका या जैकेट कोशिका दिखाई दे रही हैं, 4 इसके पीछे हैं। तो इस तरह से अब जो संरचना है इसमें 8 कोशिकाएं अंदर की तरफ है और 8 ही कोशिकाएं बाहर की तरफ हैं। इसमें फर्दर ये जो वॉल कोशिकाएं हैं इसमें फर्दर अपनतिक विभाजन होते हैं, जिससे कि इसकी संख्या में वृद्धि होती है। अपनतिक विभाजन होते हैं जिससे कि इसकी संख्या में वृद्धि होती है और ये चारों एंथ्रेडिया की वॉल का निर्माण करती है, जो कि बंधे होती हैं। अब बारी आती है अंदर की जो एंड्रोगोनियल सेल्स हैं। ये एंड्रोगोनियल सेल्स जो होते हैं वो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स होती हैं। इनमें फर्दर डिवीज़न होते हैं और डिवीज़न के फलस्वरूप इनकी संख्या में वृद्धि होती है और वृद्धि होते होते इनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये इस तरह की संरचना दिखाई देती है। और प्रत्येक कोशिका जो होती है वो घनाकार या क्यूब शेप की होती है। अब हम देखेंगे कि इस घनाकार कोशिका यानी कि एंड्रोसाइट मदर सेल से एंड्रोसाइट का निर्माण कैसे होता है। इसमें देखिए ये क्यूब शेप कोशिका है। इस कोशिका के अंदर एक ऑब्लिक या तिर्यक विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 2 पिरामिड के शेप की या तिकोने शेप की कह सकते हैं 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। और इन दोनों कोशिकाओं में आगे मेटामॉर्फोसिस यानी कि इसके आकार और रूप में चेंज होता है, जिससे कि एंड्रोसाइट का निर्माण होता है। अब इसमें चेंज में क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे एक तो इसमें ये जो न्यूक्लियस है जो इसमें फ़िलहाल गोलाकार दिखाई दे रहा है और साथ ही इसके कोने की तरफ एक ब्लेफेरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है। ये ब्लेफेरोप्लास्ट वो जगह होती है जहाँ से कि फ्लैजिला का निर्माण होता है। ये मैच्योर एंड्रोसाइट है। मैच्योर एंड्रोसाइट में की जो बॉडी होती है वो इस तरह से कर्व की शेप की होती है। पतला सा बहुत ही माइन्यूट सी स्ट्रक्चर होती है। ये कर्व के शेप की इसकी बॉडी है। इसी तरह से इसका जो न्यूक्लियस होता है वो भी गोलाकार से बढ़कर सिलेंडर के शेप का और लंबा हो जाता है। इसका ब्लेफेरोप्लास्ट जहाँ से कि 2 फ्लैजिलाओं का निर्माण हुआ है। दोनों फ्लैजिला जो हैं कि विप्लस टाइप की हैं और बाकी का जो जीव द्रव्य जो एंड्रोसाइट की बॉडी को बनाने के काम नहीं आ रहा है वो इसके पीछे वाले पार्ट में एक वेसिकल में इकट्ठा हो जाता है और ये इस एंड्रोसाइट को तब तक पोषण प्रदान करता है जब तक कि ये निषेचन के लिए यानी कि इसका डेhiscence होकर ये एंथ्रेडिया से बाहर नहीं निकल जाता है। तो यहाँ तक हमने देखा कि एंथ्रेडिया से एंड्रोसाइट का निर्माण कैसे हुआ।